डोडो टीवी। शाम ढलने को आई है। सारे गांव में अफरा तफरी मची हुई है। सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। लेकिन मौसम तो बिल्कुल साफ है, न तो तेज हवाएं चल रही हैं और न ही बारिश आने का कोई संकेत। फिर न जाने सारे गांव वाले इतने बेचैन क्यों हैं। ये गांव है लखनपुर, जहां के लोग हमेशा से मिलजुल कर रहते आए हैं। लेकिन कुछ समय से इस गांव में भय का माहौल छाया हुआ है। लोग शाम होने से पहले ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। ना तो कोई किसी से मिलता है और ना ही किसी से बात करता है। इस सब की वजह है एक भयानक डायन। गांव वालों का मानना है कि शाम ढलने के बाद वो डायन इस गांव में भटकती है। जो कोई भी उसके हत्थे चढ़ता है वो डायन उसे कच्चा ही खा जाती है, साथ ही उसके पूरे परिवार का विनाश कर देती है। आज तो सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन गांव के एक व्यक्ति केशव के घर में चिंता का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि उसका बेटा घनश्याम अभी तक घर नहीं लौटा है। केशव को अपने बेटे की चिंता सताई जा रही है। उसकी पत्नी गरिमा अपनी बेटी लक्ष्मी को अपनी गोद में लिए सुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन केशव चिंता में घर के एक कोने से दूसरे कोने का चक्कर लगाए जा रहा है। अजी धीरज रखिए, घनश्याम अपने दोस्तों के साथ होगा, थोड़ी देर में लौट आएगा। आप थोड़ी देर आराम से बैठ जाइए। अरे गरिमा, कैसे शांत हो जाऊं मैं? तुम्हें तो पता है ना कि हर रोज शाम ढलने के बाद वो भयानक डायन इस गांव में मंडराने लगती है। जो भी उसके हाथ आता है वो उसे तो मारती ही है, साथ ही उसके पूरे परिवार की भी जान ले लेती है। अगर उसने हमारे बेटे घनश्याम को देख लिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। घनश्याम के सारे दोस्त अपने अपने घर पर आ चुके हैं, न जाने वो कहाँ रह गया। गरिमा, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तुम सारे दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर लेना, और मेरे अलावा अगर कोई भी आवाज लगाए तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वो डायन किसी भी रूप में आ सकती है। समझ गई ना तुम? जी ठीक है, लेकिन आप संभाल के जाइएगा। ये कहकर केशव अपने बेटे घनश्याम को ढूंढने घर से बाहर निकल आता है। बाहर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। उल्लू अपनी आवाज से माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रहे हैं। उनकी आवाज से ऐसा लग रहा है मानो वो किसी खतरे की आने का संकेत दे रहे हों। केशव सहमा हुआ मैदान की तरफ जा रहा है। घनश्याम अक्सर अपने दोस्तों के साथ मैदान में ही होता है, इसलिए केशव को सबसे पहले वहीं जाकर देखना उचित लगा। केशव मैदान में पहुंचा। मैदान बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर घनश्याम कहाँ जा सकता है? कहीं उसे वो डायन? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ होगा, मुझे पूरा यकीन है। ये सोचकर केशव ने धीरे से अपने बेटे को आवाज लगाई। बेटा घनश्याम, बेटा कहाँ हो तुम? केशव ने आवाज लगाई ही थी कि तभी झाड़ियों में से कुछ हलचल हुई, मानो झाड़ियों में से कोई चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा हो। केशव बहुत घबरा गया। वो चीज जैसे जैसे पास आ रही थी, केशव के कदम पीछे की तरफ जा रहे थे। अचानक उसके पीछे एक बड़ा पेड़ आया। केशव उस पेड़ को पकड़कर वहीं खड़ा हो गया। तभी झाड़ियों में से एक काली बिल्ली बाहर आई। वो बिल्ली केशव को देखकर भाग गई। केशव की जान में जान आ गई। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपना सर ऊपर की तरफ किया और एक गहरी सांस ली। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने उस पेड़ के ऊपर उस डायन को देखा। वो डायन उस पेड़ की डाली पर बैठी केशव को ही घूरे जा रही थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि केशव उसे देखकर डर के मारे कांपने लगा। केशव को अपना अंत सामने नजर आने लगा। तभी वो डायन केशव को देखकर मुस्कुराई और उसके ऊपर कूद पड़ी। केशव जमीन पर गिर पड़ा और चीखने चिल्लाने लगा। इतने में घनश्याम अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच गया। उनके वहाँ पहुँचते ही वो डायन अचानक गायब हो गई। केशव अपनी आंखें बंद कर अपने हाथ पैर इधर उधर चलाए जा रहा था। तभी घनश्याम ने उसका हाथ पकड़ लिया। पापा, क्या हो गया आपको? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं?
वो डायन मुझे मार देगी। मुझे बचाओ मुझे। लेकिन यहाँ कोई डायन नहीं है। पापा आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। घनश्याम तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ही ढूंढने यहाँ आया था। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए, वरना वो डायन मुझे मार ही देती। पापा मैं तो यही था अपने दोस्तों के साथ। मैंने आपके चीखने की आवाज सुनी तो यहाँ दौड़ा चला आया। ठीक है बेटा, इससे पहले कि वो डायन फिर वापस आ जाए, हम जल्दी से घर चलते हैं। केशव घनश्याम के साथ घर आ गया। घर आकर केशव की जान में जान आ गई। वो सामने रखी एक कुर्सी पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। उसे सोच में डूबा हुआ देख गरिमा ने पूछा, क्या हुआ जी, आप किस सोच में डूबे हैं? गरिमा, आज मैं बाल बाल बचा हूँ। आज उस डायन ने मुझे पकड़ लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि घनश्याम अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ गया और मुझे बचा लिया। जी अच्छा हुआ कि आपकी जान बच गई, लेकिन अब आप उस बारे में ज्यादा मत सोचिए। गरिमा, मुझे इस बात से हैरानी हो रही है कि आज तक जो भी उस डायन के हाथ लगा वो जिंदा नहीं बच पाया। फिर उस डायन ने मुझे क्यों छोड़ दिया, जबकि वो मुझे आसानी से मार सकती थी। जी, आज आपकी किस्मत अच्छी थी इसलिए आप बच गए। अब ये सब भूल जाइए और अगली बार से रात के समय बाहर मत जाइएगा। हाँ गरिमा, तुम ठीक कहती हो। बुरी बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है। देखो, रात बहुत हो गई है, अब हम सब सोने चलते हैं। सभी लोग सोने चले गए। फिर आधी रात के वक्त गरिमा अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ कमरे में सो रही थी। केशव और घनश्याम बाहर हॉल में सो रहे थे। घर की सारी लाइट्स बंद थी। बाहर से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। तभी घर पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर केशव अचानक उठ गया। उसने देखा कि सामने उसकी बेटी लक्ष्मी खड़ी थी। लक्ष्मी थोड़ी डरी हुई लग रही थी। क्या हुआ लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? लक्ष्मी घबराई हुई बोली, पापा मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बात है बेटी, क्या बताना चाहती हो तुम? पापा, जब आप भैया को ढूंढने बाहर गए थे तो आपके जाने के बाद माँ भी मुझे अकेला छोड़कर बाहर चली गई थी। और यही नहीं, कुछ दिनों से वो हर रात आप सबके सोने के बाद घर से बाहर जाती है। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। ये सुनकर केशव हक्का बक्का रह गया। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? चलो मैं अभी तुम्हारी माँ से पूछता हूँ कि आखिर वो रात में जाती कहाँ है। रुकिए पापा, माँ अपने घर में नहीं है। वो थोड़ी देर पहले ही बाहर जा चुकी है। लेकिन गरिमा आधी रात को जा कहाँ सकती है? अगर उस डायन ने उसे देख लिया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। घनश्याम, तुम लक्ष्मी का ख्याल रखना, मैं बाहर देख कर आता हूँ। केशव घर से बाहर आया तो उसे गरिमा जंगलों की तरफ जाती हुई दिखी। केशव भी उसका पीछा करते हुए जंगलों में चला गया। तभी चलते चलते केशव किसी चीज से टकराकर नीचे गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो गरिमा की आधी खाई हुई लाश थी। केशव की तो जैसे जान ही निकल गई। वो अपनी पत्नी की लाश देखकर रोने लगा। तुम गरिमा नहीं हो सकती। गरिमा तो मर चुकी है। आखिर तुम हो कौन? फिर देखते ही देखते गरिमा एक भयानक डायन में बदल गई। केशव उसे देख बहुत डर गया और भागने लगा। वो थोड़ी दूर गया ही था कि अचानक उसका शरीर झुक गया, किसी बूढ़े आदमी की तरह, मानो किसी ने कोई भारी भरकम चीज उसके कंधे पर रख दी हो। जब उसने अपने कंधे पर हाथ फेरा तो उसे कुछ महसूस हुआ। वो डायन थी, उसके कंधे पर बैठी थी। उस डायन ने एक ही झटके में केशव की गर्दन को उसके कंधे से उखाड़ दिया। लखनपुर गांव में मौत का सिलसिला यूं ही चलता रहा। अब सवाल ये था कि उस डायन ने गरिमा को कब मारा। गरिमा अपनी बेटी के साथ बैठी बेचैन हुई जा रही थी। उसे डर था कि उसका बेटा और पति डायन के हाथ ना आ जाएं। गरिमा ये सोच ही रही थी कि तभी उसे घनश्याम की चीख सुनाई दी। माँ बचाओ मुझे बचा लो माँ। गरिमा जल्दी बाहर आई। उसने घनश्याम को जंगल में भागते हुए देखा।
गरिमा भी उसके पीछे पीछे भागी। घनश्याम जंगल में जाकर एक पेड़ के पास रुक गया। देखते ही देखते वो डायन में बदल गया। वो घनश्याम नहीं बल्कि डायन थी। उसे देखकर गरिमा हक्की बक्की रह गई। फिर उस डायन ने अपने हाथ लंबे कर गरिमा की गर्दन पकड़ ली और उसे मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की। यूं तो हॉस्पिटल में रोज कई लोगों का मरना जीना लगा रहता है, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसकी पुष्टि विज्ञान के तथ्य भी नहीं कर पाते। हॉस्पिटल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करने वाली मिसेस शुक्ला ने हमें उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर अविनाश की कहानी कुछ इस तरह बताई। उस हॉस्पिटल के आईसीयू में एक बेड था। उस बेड पर रखे जाने वाला कोई पेशेंट जिंदा लौटकर कभी घर नहीं गया। अविनाश को उस हॉस्पिटल में आए हुए अभी 6 महीने ही हुए थे। वो इन बातों को नहीं मानता था, इसलिए बेड्स खाली ना होने पर वो अपने पेशेंट्स को उस बेड पर शिफ्ट करवा लेता था। पर उसके पेशेंट्स जब लगातार मरने लगे तो उसको भी डाउट हुआ। उसने वो बेड वहां से हटवाने का ऑर्डर दे दिया। उसी दिन की बात है। हॉस्पिटल से फ्री होकर वो अपनी वाइफ प्रीति को उसके ऑफिस से पिक करके घर की ओर चल दिया। स्लो म्यूजिक के साथ शाम का वो सफर बड़ा ही सुहाना लग रहा था प्रीति को। कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। अविनाश उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उनका घर शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांत जगह पर था। रास्ता सुनसान इलाके से होकर गुजरता था। जब इनकी गाड़ी उस इलाके से गुजर रही थी तो अचानक एक औरत गाड़ी के बोनट पर आ जाती है और अपने लंबे लंबे बड़े बड़े हाथों से कांच को ढक देती है। प्रीति की तो डर से चीख निकल जाती है। कुछ दिखाई न देने की वजह से अविनाश का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। जब थोड़ी देर बाद प्रीति की आंख खुली तो देखा अविनाश बुरी तरह से घायल हो गया था। वो बाहर जाकर देखती है तो वहां कोई नहीं रहता है। वो हर आने जाने वाली गाड़ी को हाथ देती है। बहुत देर बाद एक कार रुकती है। प्लीज हमारी मदद कीजिए, मेरे पति का बहुत खून बह रहा है, प्लीज। वो आदमी प्रीति की मदद करता है, उन्हें उसी हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है। हॉस्पिटल में जगह ना होने की वजह से उसको एडमिट नहीं करते वहां। कहीं तो जगह होगी ना। देखिए पहले ही बहुत खून बह गया है। प्लीज आप लोग ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। आप जितना कहेंगे मैं उतना पैसा दे दूंगी। मैम आईसीयू में एक बेड तो है खाली, पर उस पर किसी को एडमिट नहीं करते। आप मैनेजमेंट से बात कर लें तो कुछ हो सकता है। प्रीति मैनेजमेंट से बात करने जाती है। उसी हॉस्पिटल में अविनाश के कार्यरत होने की वजह से मैनेजमेंट वाले तुरंत परमिशन दे देते हैं एडमिशन के लिए। अंततः उसको एडमिट कर लेते हैं। जब अविनाश को स्ट्रेचर से बेड पर डालने लगते हैं तो खिड़की से वही औरत देख रही होती है जो कार एक्सीडेंट के वक्त पर वहां थी। जब प्रीति की नजर उस पर पड़ती है तो उसकी लाल लाल आंखें और डरा देने वाली शक्ल को देखकर प्रीति के मुंह से चीख निकल जाती है। आईसीयू में जो लोग अविनाश को ट्रीट कर रहे होते हैं वो लोग प्रीति को देखते हैं और फिर खिड़की की तरफ देखते हैं, पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। वो लोग ट्रीटमेंट करने चले जाते हैं। प्रीति को भी बैंडेज वगैरह लगाते हैं। रात में जब प्रीति सो जाती है तब वही औरत वहां आती है और आकर पहले अविनाश को देखती है और थोड़ी देर रुककर वो उसका गला दबाने ही वाली होती है कि अविनाश की आंख खुल जाती है। अविनाश उठकर बैठ जाता है। कौन हो तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू इस बेड को यहाँ से हटवाने का ऑर्डर दे दिया? और वो गुस्से से हर चीज को देखती है तो उस रूम की हर चीज हवा में उड़ने लगती है। तुम कौन हो? बोल, तू
तुझे भी मार दूं? अभी तक कईयों को मारा है मैंने। नहीं नहीं। मुझे भी तो मार दिया था तुम लोगों ने। 8 महीने पहले इसी बेड पर मैं मर गई थी। तब से मैं किसी को इस बेड पे जिंदा नहीं लौटने दी। मारना तो मैं भी नहीं चाहती तुझे। इस बेड पर तो हॉस्पिटल वालों ने पेशेंट्स को एडमिट करना ही बंद कर दिया था। पर जब से तू आया है तब से मुझे बहुत शिकार मिलने लगे हैं। इसलिए मैं तुझे मारना नहीं चाहती, पर तूने तो इस बेड को ही हटवाने की बात कर दी। और इतना कहकर वो अविनाश का फिर से गला दबाने लगती है। तभी प्रीति की आंख खुल जाती है। प्रीति जल्दी से इमरजेंसी बेल बजा देती है। ये तूने ठीक नहीं किया। मैं फिर आऊंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और अगर तेरे पति ने मुझे या मेरे बेड को यहाँ से हटाने की बात की तो तुम सब मरोगे। डॉक्टर्स और नर्स के वहां आने से पहले वो औरत गायब हो गई। जब प्रीति और अविनाश ने सबको ये बात बताई तो पहले तो लोगों ने भरोसा नहीं किया, लेकिन अविनाश के गले पर कुछ निशान थे जो किसी को समझ नहीं आए कि वो कहां से आए। हर किसी को यही लगा कि इतना बड़ा हादसा हुआ इनके साथ, तो ऐसे ही कुछ ब्रह्म होगा। डॉक्टर्स अविनाश को आराम करने और अकेला रहने की सलाह देते हैं और प्रीति को अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही वो लोग उस रूम से बाहर निकलते हैं, रूम का दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ बंद हो जाता है और कमरे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। हंसने की आवाज के साथ अविनाश के चीखने की भी आवाज आने लगती है। प्रीति को लगा कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो अविनाश को हमेशा के लिए खो देगी। जैसे ही प्रीति त्रिशूल से दरवाजे को छूती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हाथों में त्रिशूल लिए वो उस समय किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही सब अंदर देखते हैं तो उस चुड़ैल ने अविनाश को हाथों में उठाया हुआ था और उसको मारने ही वाली थी कि प्रीति ने वो त्रिशूल सीधा चुड़ैल के पेट में घुसा दिया, जिसके कारण चुड़ैल छटपटाने लगी। उसके अंदर से काला खून जैसे कुछ निकलने लगा और एक धमाके के साथ उस चुड़ैल का अंत हुआ। उसके बाद से आज तक वो बेड उसी हॉस्पिटल के स्टोर रूम में रखा हुआ है और उस बेड को यूज करना सख्त मना है। कुणाल, धीरज और आयुष कॉलेज एग्जाम्स के बाद अपनी कार से ट्रिप पर निकले थे। धीरज ड्राइव कर रहा था। फ्रंट सीट पर कुणाल बैठा था और बैक सीट पर आयुष बैठा था। यार, इस बार का ट्रिप बहुत स्पेशल होने वाला है। हाँ भाई, अब हम बड़े हो गए। तूने सब कुछ रख लिया था ना जो मैंने कहा था? मेरे पास जो था वो मैंने रख लिया था, बाकी ले लेंगे रास्ते से। ठीक है। तभी सामने एक मॉल दिखता है। धीरज, गाड़ी रोक, मुझे कुछ लेना है। भाई जल्दी आना। कुणाल कार से उतरकर मॉल की तरफ चला जाता है। क्या लीना क्या था इसे? अरे पागल है वो, पता नहीं घूमने जा रहा है या गृहस्थी बसाने जा रहा है। अबे वो देख सामने। वो क्या है? लग तो कोई खम्मा रहा है। खम्मा चलने कब से लगा भाई? ऊपर देख, लगता है सायरन लगी है। हो सकता है कि यहाँ के लोग कोई फंक्शन कर रहे हो और कोई और रीजन से सायरन ले जा रहे हो। हाँ, हो तो सकता है। तभी कुणाल आकर गाड़ी में बैठता है। उसके हाथ में गन होती है। भाई ये क्या लाया तू? हम कोई शिकार करने जा रहे हैं क्या? अरे वो बिल्डिंग काउंटर पर उन्होंने कहा कि सर ये ले लीजिए, आपको आगे जरूरत पड़ेगी, ये एरिया बहुत खतरनाक है। ये गन कौन सी है? लेजर। यहाँ सायरन पिलर्स है क्या? ये क्या होती है? वो हॉलीवुड मूवीज। अरे भाई तू मूवीज कम देखा, ठीक है?
धीरज गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी सायरन की आवाज आती है। लगता है आसपास कोई फैक्ट्री है, पर ये आवाज थोड़ी अलग है भाई। ना तो एम्बुलेंस जैसी है ना पुलिस जैसी। इंडस्ट्री वाली भी अलग होती है, ये कौन सी है? तभी धीरज झटके से गाड़ी रोक देता है। उन्हें जोर का झटका लगता है। वो लोग नजरें उठाकर देखते हैं तो उनके सामने दो लंबी लंबी टांगे होती हैं जो पतले पिलर्स जैसी दिखती हैं। ये क्या बोला है? चुप हो जा भाई। उसी वक्त सामने एक कुत्ता दौड़ते हुए रोड के इस पार से उस पार जाता है। वो दोनों टांगे भी उस कुत्ते के पीछे चल देती हैं। उसे देखकर इन लोगों का बुरा हाल हो जाता है, पर उसके जाते ही चैन की सांस लेते हैं। ये क्या था भाई? हम वापस चले क्या? हाँ यार, चलो वापस। वो मॉल वालों की बातों से मुझे डर लग रहा था। अरे तुम लोगों को तो आना था, कितना बोल तो रहे थे भाई हॉरर डेस्टिनेशन ही चूज करना, तो फिर अभी से डरने लगे? अरे यार, अरे ट्रेलर इतना डरावना था तो आगे पूरी फिल्म कैसी होगी? भाई सुन, गाड़ी मोड़ ले। ठीक है, चलो वापस। धीरज गाड़ी मोड़ने लगता है। वो इतना डरा हुआ होता है कि ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पाता है। तभी फिर से सायरन की आवाज आने लगती है और उनके गाड़ी के मुड़ते ही फिर से वही टांगे नजर आती हैं उन लोगों को। दो लंबे लंबे पैरों के ऊपर एक शरीर होता है और सिर के नाम पर 4 सायरन्स लगे होते हैं। पैरों के जैसे ही पतले पतले लंबे हाथ होते हैं उसके। वो इनकी कार को हाथ में उठाकर खिलौने की तरह ऊपर नीचे करने लगता है। कार के दरवाजे खोल देता है और जैसे ही ऊपर नीचे करता है, ये लोग नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। ऊपर से गिरने के कारण चोट तो लगती है, पर जान की फिक्र में उठकर भागने लगते हैं। आयुष के ऊपर लेजर गन गिरती है तो वो उसे लेकर भागता है। भागते भागते कब जंगल में घुस जाते हैं ये उन्हें पता ही नहीं चलता। आयुष, तूने हमें फंसा दिया। यार मुझे नहीं पता था यार ये जगह इतनी खतरनाक होगी। अगर हम मर गए तो? अरे भागो यहां से। अगर वो आया तो लेजर गन से हम उसे मार देंगे। फिर से वही सायरन की आवाज आने लगती है। जंगल के पेड़ों के बीच फिर वही टांगे इन लोगों को दिखने लगती हैं। ये लोग पत्थरों की आड़ में छुप जाते हैं। मैंने हॉलीवुड मूवीज में देखा है, ऐसे क्रिएचर्स को सायरन पिलर्स कहते हैं। ये बहुत पावरफुल होते हैं, पर मुझे पता है कि इनको कैसे खत्म करते हैं। यार तुझे जो करना है वो कर, पर आज हम लोगों की जान बचा ले प्लीज। तुम लोग चुप रहना। अगर वो इधर आए तो सब अलग अलग भागना। अब मैं गोली चला रहा हूं, ठीक है? ओके ब्रो। इधर सायरन पिलर पूरे जंगल में लोगों को ढूंढ रहा होता है और अचानक उनके पास आ जाता है। आयुष पत्थर की आड़ से लेजर गन शूट करता है। सायरन हेड का एक सायरन फट जाता है। वो पागल होने लगता है, दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। उसके चीखने से सायरन की आवाज इतनी तेज हो जाती है
कि इन लोगों के कान फटने लगते हैं। इन लोगों को वो पागलों की तरह ढूंढने लगता है। जिधर से गोली चल रही होती है उधर वो जाता है। ये तीनों भाग ही रहे होते हैं कि वो अपने बाएं हाथ में तीनों को उठा लेता है। आयुष लगातार लेजर गन चलाने लगता है। उसके तीनों सायरन्स को टारगेट करता है। उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है। सायरन पिलर के सायरन्स ब्लास्ट कर जाते हैं। साथ में ये लोग भी उस ब्लास्ट में उड़ जाते हैं।